हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपनी जो थर्ड वीडियो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, उसी सीरीज में आगे लेके चल रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मनी और बैंकिंग। मनी और बैंकिंग की एक वीडियो मैं आज बनाऊंगी जिसमें 20 क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगी, और फिर एक वीडियो मैं कल बनाऊंगी जिसमें 20 क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, मनी और बैंकिंग इन दोनों चैप्टर्स को मैं अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूं। तो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को। पहला क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव में, अ फार्मर एक्सचेंज व्हीट फॉर क्लोथ, दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज रेफर्ड एज। एक फार्मर है, वो कपड़े के जो गेहूं है उसके बदले कपड़े को लेता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम। जब गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, ऐसी इकोनॉमी को हम बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं या सीसी इकोनॉमी बोलते हैं, कॉमोडिटी इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। मतलब संयोग होना चाहिए कि जिस चीज की जरूरत आपको है, अगले बंदे के पास वो चीज एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए। अदरवाइज ये जो देने और लेने का सिस्टम है, जो एक्सचेंज का सिस्टम है गुड्स से गुड्स का, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, A has good that B wants, B has a good that A wants. This is referred to dash under barter system. जो अभी अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया, that is double coincidence of want. एक को जिस चीज की जरूरत है B के पास वो है, B को जिस चीज की जरूरत है वो A के पास है। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश मनी रेफर्स टू द मनी बैक्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए बेटा, मनी जो है बेसिकली हमारे पास 4 टाइप की होती है, फीट मनी, फिड्यूसरी मनी, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी। तो ऐसी मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज होती है, लीगली सबको मानना पड़ता है, ऐसी मनी को हम बोलते हैं फीट मनी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, चेक आर एग्जाम्पल ऑफ। जो चेक होते हैं वो कौन से टाइप की मनी के एग्जाम्पल है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फिड्यूसरी मनी। क्वेश्चन नंबर 5, मनी इज यूज एज अ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स। मनी जो है वो जितनी भी हमारी फ्यूचर में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन है, पेमेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि बार्टर सिस्टम में यही प्रॉब्लम आती थी, हम डिफर्ड पेमेंट नहीं कर पाते थे। मतलब भविष्य में जो भुगतान हमें करने हैं, फ्यूचर में जो भी ट्रांजैक्शन हमें करनी है, जो भी डील हमें करनी है, वो हम नहीं कर पाते थे। तो ये एक ड्रॉबैक थी बार्टर सिस्टम की, जिसकी मनी की एवोल्यूशन ने खत्म कर दी। तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल ठीक है, हम जाएंगे ऑप्शन ए की तरफ, दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, इन क्रेडिट मनी द मनी वैल्यू इज लेस देन कमोडिटी वैल्यू। सॉरी बेटा, ये कहता है जो क्रेडिट मनी होती है उसमें मनी वैल्यू जो है वो कम होती है और कमोडिटी वैल्यू ज्यादा होती है। नहीं बेटा, इसके अपोजिट होता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा बी, फॉल्स। देन चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। लोन्स ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक डैश द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर लोन्स जो है वो कमर्शियल बैंक देते हैं तो जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगी। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, लोन दिए जाते हैं, लोगों को ज्यादा लोन दिए जाते हैं, लिबरल हो जाता है बैंक लोन देने में, तो मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। अगर लोन को रोक दिया जाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन द प्रेजेंट कोविड-19 times, many economics have raised their concern that the Indian economy may have to face a deflationary situation due to reduced economic activities in the country. Suppose you are a member of high-powered committee constituted by the Reserve Bank of India. You have suggested that as the supervisor of commercial bank, dash of the money supply be ensured by the Reserve Bank of India. देखिए बेटा, इसमें कह रहा है कि आजकल जो कोविड का जो टाइम चला हुआ है, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक कमेटी जो है वो बिठाई गई है इसके अंदर, और उस कमेटी के बिठाए जाने पे मतलब किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो बढ़ेगी या कम होगी, कैसे? तो बेटा इसमें देखना, इसमें होगा क्या? इंक्रीज रिलीज ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, लीडिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट टू डील विद द अबाउ सिचुएशन। मतलब इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमें इंक्रीज भी करना है, मतलब रिलीज करना है मनी को इकोनॉमी के अंदर। अगर हम मनी को इकोनॉमी में रिलीज करेंगे तो ये वाली सिचुएशन जो है उससे ओवरकम हुआ जा सकता है।
ये तो इसका ऑप्शन जाएगा बेटा बी, मतलब इंक्रीज या रिलीज। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, मनी सप्लाई का मतलब क्या है इकोनॉमी में? तो बेटा मनी सप्लाई का मतलब होता है सी प्लस जी डी प्लस ओ डी, मतलब करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। मतलब सी ऑप्शन, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जाएगा सी। देन चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। बेटा जब भी एजेंट या एडवाइजर आ जाता है गवर्नमेंट का, दैट इज आरबीआई, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई काम करता है। आरबीआई जो है वो सारे काम गवर्नमेंट के तो करता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लगाते हैं जो कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है, जो कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या है, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है? दैट इज स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर वो प्राइस को स्टेबल करना चाहता है, और प्राइस का स्टेबल का मतलब है ना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का होना, ना इकोनॉमी में डिफ्लेशन का होना। इन्फ्लेशन आता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं, डिफ्लेशन आता है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं। और इकोनॉमी स्टेबल कब होती है? जब प्राइसेस ना ज्यादा हो ना कम हो, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, तो वो इकोनॉमी कैसी है? बैलेंस इकोनॉमी है, अदरवाइज वो बैलेंस इकोनॉमी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका ऑप्शन जाएगा बी, क्योंकि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बैंक हो या कमर्शियल हो या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, ये जरूरी नहीं। और सभी बैंकिंग जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये पॉसिबल है। अब देखिए क्यों, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, बेसिकली दो बातें होनी बहुत ही जरूरी हैं। एक तो वो हमें लोन दे, दूसरा हमारी एडवांस जो है, हमारी जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट ले। मतलब एडवांस में लोन और डिमांड डिपॉजिट का जमा करवाना, ये दो काम अगर बैंक कर रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो वो बैंक है, अदरवाइज नहीं है। इट मीन्स अगर मैं कहूँ तो प्राइमरी फंक्शन जो बैंक के होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, अगर ये काम होते हैं तो वो बैंक है, अदरवाइज एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक पैसे देने वाली संस्था है, ना कि बैंक है। तो 12th क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा बी, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है। चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। राइट द करेक्ट पेयर, हमें करेक्ट पेयर देखना है। तो बेटा करेक्ट पेयर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को आप जब मैच करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि M1 के अंदर क्या होता है, M2 के अंदर क्या होता है। तो जो बी है इसमें साफ साफ दिखा रखा है, ये क्या है, M2 है। मतलब जो हमारा M1 है उसमें C प्लस डी डी प्लस OD आता है, और M1 जो है वो यहाँ पे गलत दिखा रखा है। ऐसे B जो है, C जो है, तो जो B ऑप्शन है बिल्कुल एक्यूरेट है। M2 का मतलब होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट प्लस में डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। मैच द करेक्ट पेयर, इसमें बेटा ऑप्शन जाएगा सी, क्योंकि अगर आप सबको मैच करके देखते हैं तो जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सी ही ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है। आप इजीली समझ सकते हैं, मैं सबको समझा देती हूँ। जो लिमिटेड लीगल टेंडर है, लिमिटेड लीगल टेंडर बेसिकली बेटा कॉइन्स का होता है। मतलब जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो और कोई भी पेमेंट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कॉइन्स दे रहे हो तो कोई भी पर्टिकुलर बंदा उसे मना कर सकता है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है कॉइन्स की एक लिमिट फिक्स कर रखे, आप इतने ही सेटलमेंट इसमें कर सकते हो। अनलिमिटेड लीगल टेंडर जो होते हैं वो बेसिकली करेंसी नोट्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी में परमानेंसी में चलते हैं। जितने भी कागज के नोट हैं, आप कितने भी सेटलमेंट कर लो, कितने ही पैसे इसमें दे दो, आप इसको इजीली दोगे। तो जो कॉइन्स होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, जो मनी होती है, करेंसी होती है, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। बैंकर टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक है और बैंकों के लिए आरबीआई है। मतलब जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, और बैंकों को जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो आरबीआई के पास जाते हैं। इन सभी ऑप्शंस को मैच करने का ऑप्शन जो है वो सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट पेयर, इसमें भी करेक्ट पेयर को ही चूज करना है। करेंसी अथॉरिटी किसके पास है,
क्रिएटर ऑफ मनी कौन है? करेंसी अथॉरिटी जो है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो करेंसी अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है। क्रिएटर ऑफ मनी, मनी को क्रिएट करने का काम कमर्शियल बैंक करता है। किससे? अपने प्राइमरी फंक्शन से। एडवांस में लोन देके और डिमांड डिपॉजिट करके मनी को क्रिएट करता है स्प्रेड के रूप में, या फिर लोन वगैरह देकर वहां से वो पैसे को क्रिएट करता है। इश्यू ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर, जो इश्यू ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो कहने का मतलब इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो हम कहेंगे इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर विद एन इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। बेटा इसका मतलब है ये डिक्रीज होगा, क्योंकि जो मनी मल्टीप्लायर है अगर उसका कैश रिजर्व के साथ देखा जाए तो क्या है? बी ऑप्शन आएगा इसका। देन आता है 17th क्वेश्चन, इसमें भी हमें करेक्ट पेयर जो है वो चूज करना है, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, नैरो मनी, मॉनेटरी बेस और ब्रॉड मनी। ये सारी बातें इसमें हमें पता है कि नैरो मनी क्या होती है और फिर ब्रॉड मनी क्या होती है, तो हमें बी ऑप्शन जो है बेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें M2 जो है वो मॉनेटरी बेस होती है। चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ, दैट इज M1 इक्वल टू किसके बराबर होता है? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था M1 करेंसी विद पीपल, उसके साथ में डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और प्लस में क्या हो जाएगा? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। मतलब M1 जो है इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो जो ब्लैंक है उसमें जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ M1। M1 का पार्ट इसमें कौन सा नहीं है? तो बेटा M1 का पार्ट टाइम डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि M1 के अंदर टाइम डिपॉजिट नहीं आता। M1 के अंदर करेंसी विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई और डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक आता है, जबकि टाइम डिपॉजिट कभी भी नहीं आता है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू। मनी मल्टीप्लायर किसके बराबर है? तो बेटा मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR। 1/LRR का मतलब है लीगल रिजर्व रेशियो। LRR को हम CRR भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो CRR है वो लीगली हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रख के आना पड़ता है, इस वजह से CRR को LRR भी कहा जाता है। अब हो जाता है हमारे 20 क्वेश्चंस। कल जो मैं वीडियो दूंगी उसमें आगे फर्दर हम 20 क्वेश्चंस करेंगे इसी यूनिट के, मनी और बैंकिंग के, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड चैप्टर्स हैं, मनी और बैंकिंग। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और कंटिन्यूटी में आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगी। सो लगातार बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।